आगामी लोकसभा के लिए चंद महीने बाकी हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों की सरगर्मियां पूरे देश में शुरू हो गई हैं। इसी कड़ी में हमारे साथ इंडियन ओशनिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व आईएएस सीपी व्यास जी हमारे साथ हैं। हम उनसे बात करेंगे कि उन्होंने जो आईएएस की नौकरी छोड़ के राजनीतिक दल को लेकर पूरे लोकसभा चुनाव की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, बात करेंगे। सीपी व्यास जी, बताइए, आपने आईएएस की नौकरी ये छोड़ दी और उसके बाद आपने एक राजनीतिक पार्टी का गठन कर दिया और पूरी लोकसभा सीटों पर आप चुनाव देश भर में लड़ने जा रहे हैं। क्या रणनीति है, किस प्रकार आप अन्य राजनीतिक दलों को टक्कर देंगे? देखिए, हमने जो ये पार्टी बनाई इंडियन ओशनिक पार्टी, वो बीजेपी और कांग्रेस के खिलाफ बनाई है। अगर बीजेपी और कांग्रेस ने कुछ किया होता तो शायद मैं ये इंडियन ओशनिक पार्टी नहीं बनाता और मैं नौकरी कर रहा होता। इसके साथ ही जो है मैं ऑल ओवर इंडिया सभी सीटों पर चुनाव लड़वा रहा हूँ और मैं जो पॉलिटिक्स में आया हूँ वो एक पॉलिटिकल करप्ट सिस्टम की वजह से आया हूँ। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब ब्यूरोक्रेट्स राजनीतिक दलों में आते हैं, राजनीतिक पार्टी का गठन करते हैं, तो देखा जाता है कि बहुत कम ब्यूरोक्रेट्स राजनीतिक दलों में सफल हो पाते हैं। इसके पीछे रणनीति क्या है? देखिए, जहाँ तक ब्यूरोक्रेट्स की बात है वो सब रिटायरमेंट के बाद आते हैं। रिटायरमेंट के बाद ही वो पॉलिटिकल पार्टियाँ बनाते हैं, पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करते हैं, इसलिए उनको वो सफलता नहीं मिल पाती है। रिज़ाइन करके जो लोग आते हैं उनको पूरी सफलता मिलती है। दूसरा सबसे अहम सवाल उठता है राजनीतिक दलों के लिए। राजनीतिक दल चलाने के लिए पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो इस लिहाज से देखा जाए कि आप बतौर ब्यूरोक्रेट्स काम करते रहे, आईएएस रहे हैं, तो इसलिए राजनीतिक दल को चलाने के लिए जो इतना धन ज़रूरत पड़ेगा वो कहाँ से आएगा और कैसे इकट्ठा किया जाएगा? पूरे देश के लोग जो है सपोर्ट कर रहे हैं और जहाँ से सभी पार्टियों को आता है वहाँ से हमारी पार्टी को भी आ रहा है। जो राजनीतिक दल हैं वो चुनाव लड़ते हैं और उसमें आते हैं कि जो लोगों को है कि करप्ट लोगों को लाते हैं, माफियाओं को लाते हैं, गुंडों को लाते हैं। इंडियन ओशनिक पार्टी में किस तरह के लोगों को टिकट दिया जाएगा और किस तरह के लोगों को टिकट देने में और चुनाव लड़ाने में वरीयता रखी जाएगी? देखिए, ये जो पार्टी में इलेक्शन लड़ाने की बात है लोकसभा की, तो मैं ऐसे लोगों को लेकर के आ रहा हूँ जिनका बैकग्राउंड कुछ भी रहा हो, लेकिन आज के समय में वो सब साफ़ सुथरे लोग हैं। वो देश के लिए, जनता के लिए, अपने क्षेत्र के लिए कुछ करना चाहते हैं। ऐसे लोगों को मैं पार्टी में ला रहा हूँ और उनको इलेक्शन लड़वा रहा हूँ। देश की सेवा में कुछ योगदान अपना देना चाह रहे हैं। इस समय जो भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई नरेंद्र मोदी बतौर प्रधानमंत्री कर रहे हैं, लोकसभा चुनाव में उतर गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह लगातार रैलियां कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कर रहे हैं। इतना उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, तो इतने लाव लश्कर के साथ चुनावी मैदान उतर रहे हैं, तो ऐसे में होता है कि नए राजनीतिक दल को इन लोगों को टक्कर देने के लिए किस प्रकार की तैयारी की है कि जो आप टक्कर देंगे? देखिए, ये तो सब लोग जो है बीजेपी के जितने भी टॉप लेवल के लीडर हैं, जो ये सब चुनाव प्रचार इतने जोरदारी से कर रहे हैं, ये सब लोग जो है वो डरे हुए हैं कि दोबारा से सत्ता में आना इनका बहुत मुश्किल हो रहा है। इसकी वजह से इस तरह से कर रहे हैं। हम लोगों का जो है, हम लोग दूसरे तरह से काम कर रहे हैं। जो देश में कुछ करना चाह रहे हैं एक समाज के लिए या अपने तबके के लिए, ऐसे लोगों को मिला रहा हूँ और उनका ऑलरेडी फील्ड बना हुआ है। कांग्रेस में राहुल गांधी लगातार अगुवाई कर रहे थे। 3 राज्यों में चुनाव में जो जीत मिली उसके बाद वो बहुत उत्साहित थे। अब प्रियंका गांधी को सामने लेके आएंगे और कांग्रेस में राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया और उत्तर प्रदेश का पूर्वी प्रभारी बना दिया गया। वो लखनऊ पहुंची, उन्होंने बड़ा सा रोड शो किया। क्या लगता है कि कांग्रेस को प्रियंका गांधी के लाने से कोई फ़ायदा मिलेगा? इसमें मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ, बीजेपी और कांग्रेस ये दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं और दोनों मिलकर के कोई भी सरकारें रहती हैं इनकी, अभी तक का देख लीजिए आप रिकॉर्ड, बीजेपी और कांग्रेस का दोनों का मिलकर के ही रहा है। सेंट्रल में बीजेपी सरकार है, इसमें 68 एमपी कांग्रेस से आए हुए हैं। अब जैसे कांग्रेस का होल्ड बढ़ रहा है तो अभी बीजेपी से निकल करके कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे, तो इस तरह से सरकार तो बीजेपी और कांग्रेस की है। ये तीसरे किसी दल को नहीं आने देना चाहते हैं, इनका मेन मकसद ये रहता है। तो कहने का मतलब है कि तमाम जो सांसद चुने जाते हैं, तमाम इलेक्शन लड़ते हैं, जो विधानसभा को या लोकसभा का चुनाव, उन तमाम होते हैं कि इस पार्टी में कभी उस पार्टी में, मतलब दल बदलू तरह रहते हैं। जहां फ़ायदा दिखता है वहां से टिकट लेते हैं और चुनाव लड़ते हैं और चुन के बड़ी पंचायत में आ जाते हैं। बिल्कुल यही बात है। सरकार बीजेपी और कांग्रेस दोनों के मिलकर के रहती है। इसके सांसद उसमें, उसके सांसद इसमें मिलकर के सरकार बनाते हैं। बाकी पूरे देश के लोगों को जो है वो हर तबके के लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। खासतौर पे इस सरकार में धर्म और जात के ऊपर राजनीति हो रही है, बाकी कुछ नहीं, विकास के नाम पर कुछ नहीं है। पूरे देश भर में जैसे इन्होंने गुजरात मॉडल की बात की, गुजरात मॉडल कुछ भी नहीं है, सब जीरो है वहाँ पर विकास के नाम पर। क्या लगता है कि जब नरेंद्र मोदी बतौर मुख्यमंत्री लोकसभा चुनाव में उतरे थे, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री के तौर पर कैंडिडेट थे, जब उन्होंने देश भर में रैलियां शुरू की तो उन्होंने कहा अच्छे दिन आएंगे, लोगों के अकाउंट में 15 लाख रुपए जाएंगे, तमाम तरह के प्रलोभन देके चुनाव प्रचार किया गया। लेकिन जब सत्ता मिली और प्रधानमंत्री पद की कुर्सी संभाली, उसके बाद उन वादों का क्या हुआ? इन्हीं चीज़ों को देखते हुए हमने जो है अपने एजेंडे में एक चीज़ रखी है और मैं वो इलेक्शन कमीशन को भी और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी, इनको हम ज्ञापन सौंप रहे हैं
कि जो पार्टियों को चुनावी घोषणा पत्र है उनकी जवाबदेही सुनिश्चित होनी चाहिए, क्योंकि इलेक्शन के दौरान बहुत ढेर सारे सब्जबाग दिखाते हैं और सब्जबाग दिखाने के बाद वो सरकार में आ जाते हैं। अगर वो अपना एजेंडा 90% कंप्लीट नहीं करते हैं तो उनकी पार्टी की सदस्यता स्वतः खत्म हो जानी चाहिए। आपको लगता है कि आजकल नया स्कैम यानी नया घोटाला सबके सामने है, जिसको लेकर लगातार कांग्रेस के द्वारा सवाल उठाए जा रहे हैं, कांग्रेस द्वारा प्रधानमंत्री पर हमले किए जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार को कटघरे में खड़े करने का काम किया जा रहा है। क्या लगता है कि कांग्रेस सरकार के दौरान बोफोर्स कांड जैसा मामला कांग्रेस पर लगा था, तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस उसी तरह के घोटाला भारतीय जनता पार्टी लगाना चाहती है? बीजेपी और कांग्रेस, उसमें कोई भी लीडर हो, उनके साथ कुछ भी हुआ हो, लेकिन कुछ उनका होने वाला नहीं है। ये तो सिर्फ एक जनता को दिखाने के लिए कभी बीजेपी राजनीति करती है, कभी जो है कांग्रेस राजनीति करती है। इन्होंने देश के लिए किया क्या है? जैसे रोजगारों की बात की इन्होंने, 15 लाख की जैसे अभी बात हो रही थी, उनके पास क्या पॉलिसी थी 15-15 लाख रुपए देने के लिए। और इनके जो बीजेपी के प्रेसिडेंट अमित शाह, उन्होंने कहा भाई ये तो एक चुनावी जुमला था, चुनाव के दौरान ऐसी बातें कही जाती हैं। तो ये सब पूरी तरह से सब झूठ बोल रहे हैं और जनता को एक दूसरे को दिखाने के लिए कि भाई बीजेपी ये कर रही है, कांग्रेस ये कर रही है, लेकिन दोनों कुछ नहीं कर रहे हैं, दोनों अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं और इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। आजकल संसद में लगातार हंगामा होता है, रोज हंगामे होते हैं, विपक्ष हंगामा करता है, केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश करता है। राफेल मामला, तो राफेल मामले को आप कैसे देखते हैं? देखिए, जैसे बोफोर्स था वैसे ही ये राफेल मामला है। जब कोई चीज़ बहुत सस्ते में मिल रही है, बहुत महंगी क्यों खरीदी जाती है? उसका कारण क्या है? ये तो जैसे संसद में जो हंगामा काट रहे हैं वो लोग सारे उसमें इन्वॉल्व, चाहे बीजेपी के हैं चाहे कांग्रेस के हैं। कोई तीसरा दल उसमें अगर कोई बात करने की कोशिश करता तो क्या होता है? उसका कुछ होता है? नया गठबंधन सामने आया है, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, जिसकी देश भर में चर्चा हो रही, खासकर उत्तर प्रदेश में राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा का विषय बना हुआ। क्या गुल खिलाने में कामयाब हो पाएगा लोकसभा चुनाव में? ये वो दोनों तरह से पूरी तरह से फेल हो जाएंगे, समाजवादी और बहुजन समाजवादी। आप जो है बिहार का एग्जाम्पल लेकर के देख लीजिए। पहले लालू प्रसाद यादव और रामविलास पासवान का, दोनों का 36 का आंकड़ा था। बाद में दोनों ने मिलकर के इलेक्शन लड़ा, दोनों खत्म हो गए। उसी तरह से ये दोनों पार्टियां खत्म हो जाएंगी उत्तर प्रदेश में। जैसे एक लगातार सुनने को मिलता है कि महागठबंधन होने जा रहा है, देश भर के छोटे छोटे राजनीतिक दल या जो क्षेत्रीय छत्र पार्टियां हैं वो सब एक साथ मिलकर एक बड़ा सा महागठबंधन बनाने जा रहे हैं, ताकि नरेंद्र मोदी यानी प्रधानमंत्री को हराया जा सके और अगली केंद्र की सत्ता पर काबिज हो सके। क्या लगता है कि ये महागठबंधन सफल हो पाएगा? अभी तक जितने लोग महागठबंधन में हैं, जो महागठबंधन बना रहे हैं, ये बहुत सालों से राजनीति कर रहे हैं, सरकारों में भी रहे, मुख्यमंत्री रहे इन सबके, लेकिन उन्होंने अपने प्रदेश के लिए क्या किया? कोई विकास का काम नहीं किया। ये सिर्फ जो है एक राजनीति करने वाली बात है महागठबंधनों की, कि भाई कभी इसमें कभी उसमें, और एक दूसरे से मिलकर के सत्ता में आने के लिए ये सब महागठबंधन होते हैं। और महागठबंधन अब आगे आने वाले समय में पूरे देश की जनता जान चुकी है कि महागठबंधन से क्या होता है, और ये समाजवादी, बहुजन समाजवादी या ये अजीत सिंह की पार्टी है, उनके गठबंधनों का इनका क्या होने वाला है। आप बतौर ब्यूरोक्रेट IAS कितना काम किया, आप तो आपके जनता के टच में भी रहे होंगे, सामाजिक लोगों के भी टच में रहे होंगे, राजनीतिक दलों के टच में रहे होंगे। क्या लगता है कि लगातार सरकारें आती हैं और सरकारें चली जाती हैं, लेकिन जनता को जो सुविधाएं मिलना चाहिए थी, जनता को जो संसाधन मिलने चाहिए थे, जिन योजनाओं को उनको लाभ मिलना चाहिए था, वो मिल नहीं पाता? इसके पीछे ब्यूरोक्रेट्स होते हैं या इसके पीछे राजनीतिक दल या सरकारें उनकी होती हैं? देखिए, सरकारें होती हैं और राजनीतिक दल उनके पीछे होते हैं। ब्यूरोक्रेट्स तो बहुत कुछ चाहते हैं कि भाई हो जाए, लेकिन क्या है, नेता लोग जो है या जो राजनीतिक पार्टियां जो सत्ता में है वो उनको कुछ करने नहीं देती हैं कि भाई कुछ करें तो देश का विकास हो, लेकिन वो उस तरह का कुछ नहीं करने देते हैं। सब लोग अपना अपना फिक्स कर लेते हैं कि भाई हमें ये मिलना चाहिए, हमें वो मिलना चाहिए, और होता हुआ तो कुछ नहीं है। विकास सिर्फ इसी वजह से नहीं हुआ है। आपकी इंडियन ओसनिक पार्टी है, आप देश की सभी सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आपकी रणनीति क्या तैयार की गई कि आप सारी ये लोकसभा सीटों पर एक साथ चुनाव लड़ेंगे और कैंडिडेट उतारेंगे, किस तरह इनको जिताएंगे? देखिए, जिताने की तो बात ऐसी है कि पार्टी जहाँ तक है अभी राष्ट्रीय स्तर पर सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस है। तीसरा हम अपना दल जो इंडियन ओसनिक पार्टी है, इसको हम तीसरे उस पर ला रहे हैं। तो इसमें है क्या कि बहुत से लोग जो है अभी बीजेपी से बहुत लोगों का टिकट कटा है या कट रहा है, तो वो लोग बहुत कुछ अपने क्षेत्र के लिए, अपने देश की जनता के लिए करना चाहते थे, लेकिन उन सरकारों ने कुछ नहीं करने दिया। तो ऐसे काफ़ी लोग हमारे टच में हैं, बहुजन समाजवादी पार्टी के, समाजवादी पार्टी के, बीजेपी के बहुत लोग हैं, कांग्रेस के भी बहुत लोग हैं। इतने सालों से इन लोगों ने राज्य किया, लेकिन वो चाहते थे कि हमारे क्षेत्र का विकास हो, जहाँ से वो सांसद चुने जाते हैं। तो ये सरकारें जो है उनको कुछ करने नहीं देती हैं। क्या लगता है कि जब कोई भी नया राजनीतिक दल आता है और वो किसी भी क्षेत्र में, किसी भी प्रदेश में या केंद्र में मजबूत होना शुरू करता है, तो जो पुरानी पार्टियां होती हैं उनके तरफ से प्रलोभन देके उनको अपनी पार्टी में शामिल करने और पार्टी का विलय करने के लिए सुझाव दिए जाते हैं, कई बार दबाव भी बनाया जाता है। क्या आपके पास ऐसा कोई सुझाव आया?
हमारे पास बहुत सुझाव आए हुए हैं। लोगों ने कहा कि भाई कुछ बीजेपी के लीडर हैं, उन्होंने कहा कि भाई बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए। जब उनको लगा कि भाई हम बीजेपी ज्वाइन नहीं करेंगे तो उन्होंने कहा कि भाई कांग्रेस ज्वाइन कर लीजिए आप। तो मैंने कांग्रेस भी ज्वाइन करने का, मेरा बीजेपी या कांग्रेस ज्वाइन करने का कोई मकसद नहीं है। अगर मकसद होता तो शायद मैं ये इंडियन ओसनिक पार्टी नहीं बनाता। अभी शिवपाल ने उत्तर प्रदेश में नई पार्टी बनाई। वो छोटे छोटे राजनीतिक दलों को अपने साथ लाकर उत्तर प्रदेश में सारी लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। क्या आप भी उसी तरह का कोई विकल्प तैयार करेंगे कि छोटे छोटे राजनीतिक दलों को अपने साथ लाएंगे और मिलकर एक साथ चुनाव लड़ेंगे? जो भी राजनीतिक दल हैं हमारे साथ आना चाहते हैं वो हमारे साथ डिसॉल्व हो जाएं। हम किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। और जहाँ तक शिवपाल सिंह की पार्टी की आपने बात की है तो उनको तो बीजेपी पीछे से सपोर्ट करे। शिवपाल सिंह आज तक मेंबर हैं समाजवादी पार्टी के, उन्होंने अभी तक रिजाइन नहीं किया उस पार्टी से, तो ये दूसरी पार्टी रजिस्टर्ड कैसे करा सकते हैं? क्योंकि इलेक्शन कमीशन में तो एफिडेविट फाइल करना पड़ता है कि भाई मैं इस पार्टी का मेंबर हूँ, इस पार्टी का मेंबर नहीं हूँ। तो अभी तक तो उन्होंने उससे रिजाइन ही नहीं किया, ना उन्होंने अखिलेश ने उनको पार्टी से निकाला है समाजवादी पार्टी से। तो ये तो सब पूरे प्रदेश की जनता को बेवकूफ़ बनाने में लगे हुए हैं। क्या लगता है अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी से शिवपाल सिंह यादव को निलंबित नहीं कर रहे हैं, शिवपाल सिंह यादव समाजवादी पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, इसका लगता है कि नेताजी दोनों को नियंत्रण करके एक साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए ही नहीं हो रहा है? देखिए, ये आगे आने वाले समय में समाजवादी पार्टी में ही इन्होंने चले जाना है। ये प्रगतिशील पार्टी और उससे पहले जो है इन्होंने समाजवादी लोहिया बहनी पता नहीं क्या क्या इन्होंने पार्टियां बना दी, लेकिन उनसे इनका मकसद क्या हल हुआ? भाई अगर इनको पार्टी दूसरी चलानी तो समाजवादी से रिजाइन करते, कम से कम इनकी विधानसभा जाती। भाई जहाँ से ये एमएलए हैं तो उस पर दूसरा इलेक्शन होता तो इनको पता चलता कि भाई हम क्या करने वाले हैं देश की जनता के लिए या प्रदेश की जनता के लिए। प्रदेश की जनता को भी पता चलता कि भाई नई पार्टी बनाई है इन्होंने, भाई जो है समाजवादी पार्टी छोड़ करके, उसकी सदस्यता छोड़ करके ये प्रगतिशील पार्टी बनाई। विपक्षी दलों के द्वारा इसमें एक बहुत सवाल जोर शोर से उठाया जाता है कि केंद्र सरकार, नरेंद्र मोदी सरकार केंद्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करके विपक्षियों को परेशान करने के लिए, दबाव बनाने के लिए और पुराने जो मामले दबे पड़े हुए हैं जिनकी अब तक जांच लटकी उनकी फिर से जांच शुरू करने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। भाई इलेक्शन के दौरान ही ये बात क्यों होती है? अभी तक आप पौने 5 साल से हो, पौने 5 साल में ऐसा कुछ क्यों नहीं हुआ कि भाई लोगों की जो है इंक्वायरी करवाई जाए, उसमें कुछ किया जाए? तो अभी तक ये सब क्यों था? ये चीज़ तो बिल्कुल कन्फर्म है। मैं पहले भी अपने बयान में बोल चुका हूँ कि भाई जो है केंद्र सरकार सीबीआई, ईडी या और भी जो डिपार्टमेंट है इनकम टैक्स वगैरह, इनकी रेड वेड करा करके दूसरे लोगों को जो है डराना धमकाना या जो है अपने में विलय कर लेना। जब वो बीजेपी में चले जाते हैं तो फिर उनके सारे पाप धुल जाते हैं। बीजेपी तो बिल्कुल एक तरह से जैसे हमारे देश में लोग कहते हैं कि गंगा में नहाने से जो है पाप धुल जाते हैं, तो बीजेपी जो आदमी ज्वाइन कर लेता है उसके जो भी पाप होते हैं वो धुल जाते हैं। आजकल इस तरह का हो रहा है। हाँ, विपक्षी दलों के द्वारा लगातार सवाल उठा रहा है। कई मामलों में जो लोग फंसे हैं वो दूसरे राजनीतिक दलों के छोड़ के भाजपा में आए तो उन पर कोई नियंत्रण। फिलहाल एक नया सवाल और भी लगातार राजनीतिक दलों के द्वारा उठाया जाता है और खासकर विपक्ष समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस भी लगातार उठाती है कि ईवीएम का इस्तेमाल आगामी लोकसभा चुनाव में नहीं होना चाहिए, मतपत्र से चुनाव कराया जाना चाहिए। आप इसको किस लिहाज से देखते हैं? जितने विकासशील देश हैं उनमें किसी में भी जो है ईवीएम मशीन नहीं चलती है, वो जो है बैलेट पेपर से इलेक्शन कराते हैं। जितने विकासशील देश हैं जो पूरी तरह से डेवलप हो चुके हैं उनमें किसी में भी जो है ईवीएम मशीन का कोई नहीं है। हाँ, ये बात कंफर्म है कि ईवीएम मशीन में जो है टेम्परिंग होती है और बीजेपी को लोग वोट डालते हैं, किसी और को चला जाए, कांग्रेस को डालते हैं तो किसी और पार्टी को चला जाए, ये सारी चीज़ें होती है। ईवीएम में है इस तरह का। तो क्या आप मांग करेंगे कि निर्वाचन आयोग से कि अगला जो आम लोकसभा चुनाव होने जा रहा है उसमें मतपेटियों का इस्तेमाल किया जाए, ईवीएम का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए? बिल्कुल, हम पूरी तरह से जो है बैलेट पेपर से इलेक्शन के फेवर में है। ईवीएम का उसमें जो है इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। जनता को आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि आपने नया राजनीतिक दल गठन किया है, आईएएस की नौकरी को छोड़ दिया है, राजनीतिक दल बना के आप चुनाव में उतरने जा रहे हैं, जनता से क्या अपील करना चाहेंगे कि वो आपको क्यों वोट दे? जनता से हम यही अपील करना चाहते हैं, अभी तक जितनी भी पार्टियां रहीं, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर की रहीं चाहे प्रदेशों में रही हैं, उन्होंने विकास का कोई काम नहीं किया। लोगों को सिर्फ जातवाद और क्षेत्रवाद के ऊपर लड़वाया है आपस में। तो अभी जो इंडियन ओसनिक पार्टी है इसको एक बार देखें और आगे आने वाले समय में एक अगर मौका मिलता है तो पूरे प्रदेश में रोज़गार, एजुकेशन, हेल्थ, सड़कें, पानी, जितनी भी चीज़ें हैं इनको बेसिक रिक्वायरमेंट से अटैच किया जाएगा और हर आदमी के पास रोज़गार होगा, हर आदमी के पास। राम मंदिर निर्माण को लेकर आपका क्या मत है? कई राजनीतिक दल मांग कर रहे हैं तत्काल इसको बना देना चाहिए, केंद्र सरकार को अध्यादेश लाकर इसको पास करके राम मंदिर की शुरुआत कर देना चाहिए। कई राजनीतिक दल कहते हैं कि जो कोर्ट का निर्णय आएगा उसके अनुसार हम आगे बढ़ेंगे। आप कोर्ट के निर्णय की बात जो है, कोर्ट कब निर्णय आता है, और बीजेपी पहले 4 राज्यों में आई सिर्फ राम मंदिर की वजह से कि भाई हम राम मंदिर वहाँ पर बनाएंगे। उसके बाद अभी प्रदेश में भी है और केंद्र में भी है।
5 साल हो गए हैं केंद्र में सरकार को, और पहले भी रही है, तो पहले इन्होंने राम मंदिर कभी बनाया नहीं। क्यों नहीं बनाया? क्योंकि इनका जो राजनीतिक मुद्दा है वो ख़त्म हो जाएगा, और जो हम हिंदू और मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं ये इनकी ख़त्म हो जाएगी। हालांकि हमारी पार्टी इंडियन ओशनिक पार्टी का स्टैंड है कि वहाँ पर मंदिर मस्जिद कुछ नहीं बनना चाहिए, एक मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बना देना चाहिए जहाँ पर सभी धर्मों सभी जातियों को लोग जाएंगे। पार्टी के जो कार्यक्रम आपके होते रहे हैं, उन कई कार्यक्रमों में मैंने देखा कि आप बॉलीवुड के कई स्टार एक्टर्स को भी लाते रहे हैं। क्या इस बार का जो आम लोकसभा चुनाव होगा उसमें जो आपके कार्यक्रम होंगे, चुनावी रैली होंगी, चुनावी रोड शो होंगे, क्या उसमें बॉलीवुड की कोई हस्तियां देखने को मिलेंगी? बिल्कुल, क्योंकि बॉलीवुड के लोग भी ये चाहते हैं कि भाई देश का विकास हो, इसलिए वो हमें सपोर्ट करते हैं। जहाँ पे भी हमारे प्रोग्राम वगैरह होते हैं और जो आगे आगामी लोकसभा चुनाव है उसमें बॉलीवुड से बहुत लोग आएंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि भाई कुछ परिवर्तन होना चाहिए, देश का विकास होना चाहिए, लोगों के पास रोज़गार होना चाहिए, युवाओं का एस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए, तभी देश का विकास होगा। तो बॉलीवुड से बहुत लोग हमारे साथ सपोर्ट में हैं और वो आएंगे। एक तरफ आप बॉलीवुड के एक्टर और एक्ट्रेस को भी लाने का काम करने जा रहे हैं, वहीं सुनने में आया है कि आप बीहड़ और चंबल के भी लोगों को जो पहले कभी सक्रिय रहे हैं, अब वो वहाँ से बाहर निकल के आए हैं और सामाजिक जीवन में समाज सेवा कर रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, जनता के बीच में रह के उनके लिए मददगार साबित हो, ऐसे लोगों को भी इस बार आप चुनाव लड़ाने की सोच रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि हमने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, जो परिस्थितियों व सबराज जगत में गए लोग हैं उनका हृदय परिवर्तन करा करके एक राजनीतिक मंच मुहैया कराना भी पार्टी की तरफ से है। क्योंकि कोई भी आदमी जो है बिहाइंड द बार जेल में नहीं रहना चाहता है। हर कोई चाहता है कि मैं बाहर रहूं और देश के समाज के लिए, और जो उनका उत्पीड़न हुआ है उसको ठीक करने के लिए ही उन्होंने बेहड़ और जंगलों में गए हैं लोग। तो वो सब जो है इस तरह से हमारे पास आ रहे हैं और वो चाहते हैं कि हम अपने तबके का, अपने क्षेत्र का, अपने समाज का विकास करें। इसलिए जो है हम लोगों को लाकर उसमें जो है लोकसभा इलेक्शन लड़वा रहे हैं। एक अहम चर्चा आज के दौर में चल रही कि पूर्ववर्ती सरकारें रहीं, उसमें रोजगार ज़्यादा था, नौकरी युवाओं को ज़्यादा मिल रही थी, शिक्षा अच्छी हो रही थी। इस सरकार के आने के बाद, यानी केंद्र सरकार में भाजपा सरकार जब से आई एनडीए की, तब से कहा जा रहा है कि नौकरियों की कमी हो गई है, युवा बेरोजगार हो रहे हैं, उनको नौकरियां नहीं मिल रही। तो इस लिहाज से आज युवाओं को लिए क्या संदेश देना चाहें, या किस समस्या का निदान क्या हो सकता है, किस रूप में आप देखते हैं? देखिए, ये सरकार जो है ना, अभी हमने जैसे बताया कि ये सिर्फ जाति और धर्म के ऊपर राजनीति कर रही है। ठीक है, विकास के लिए, रोजगार के लिए कोई काम नहीं कर रही, और ये हर चीज़ का प्राइवेटाइजेशन करते जा रहे हैं। हर चीज़ जब प्राइवेट हो जाएगी तो सरकारी नौकरी कहाँ से आएंगी, तो रोज़गार मिलेगा कहाँ से? इन्होंने भाई ये कहा था कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोज़गार देंगे हम, लेकिन जब सरकारी नौकरी नहीं तो रोज़गार देंगे कहाँ से? हर चीज़ का प्राइवेटाइजेशन करते जा रहे हैं। और जो अभी जो मुद्दा चला रखा है इन्होंने आरक्षण का, तो आरक्षण का मुद्दा, जब सरकारी नौकरी नहीं तो आरक्षण किस चीज़ पे लागू करेंगे आप? उसका भी तो कुछ होना चाहिए। क्या अभी इन्होंने जो सवर्णों को आरक्षण दिया, क्या वो एक लॉलीपॉप है? पूरी तरह से वो कहाँ पर लागू होगा? जब सरकारी नौकरी नहीं तो वो लागू कहाँ पर होगा? और इन्हीं के आंकड़े बताते हैं कि 91% जो है सरकारी नौकरियों में डाउनफॉल आया है। इन्हीं के आंकड़े बताते हैं ये बात। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। ये हमारे साथ थे पूर्व आईएएस और इंडियन ओशनिक पार्टी के अध्यक्ष सीपी व्यास जी, जिनका कहना था कि युवाओं का रोजगार घटा है, युवा बेरोजगार हो रहे हैं, शिक्षा का माहौल खराब हो रहा है। बॉलीवुड से लेकर बीहड़ तक में सक्रिय रहे लोगों को राजनीति में लाएंगे, अच्छे कर्मों के साथ उनको चुनाव भी लड़ाएंगे। कैमरामैन आशुतोष के साथ अखिलेश सिंह, द ब्रीफ, दिल्ली।